हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर, इससे रिलेटेड हम आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पंथ कॉमर्स क्लासेस पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ इन वीडियोज़ को आप देखें। तो देखिए आज का जो सेट है हमारा एमसीक्यू का, उसमें 9 क्वेश्चन हमने रखे हैं। बहुत ही ओरिजिनल और टॉप क्लास के एमसीक्यूज हैं। अगर ये आप पूरी सीरीज कर लेते हैं, जो 5 या 6 आपको पार्ट में देंगे, तो आप शेयर के बारे में निश्चित हो सकते हैं कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें अंडर सेक्शन 62(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 राइट्स गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आर। सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग समझते हैं। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि अंडर सेक्शन 62(1)(b) एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को ये राइट्स दे रही है। देखिए राइट्स दे रही है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको वैसा कर रही है, आपको राइट्स, अधिकार है आप चाहें तो राइट्स दे रही है कि आप कंपनी के शेयर जो आपको डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे उनमें आप इन्वेस्ट करिए। राइट्स है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ध्यान रखना है। तो कंपनी किसको दे रही है ये राइट? एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को। क्यों दे रही है? फॉर क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिससे उनको कंपनी के साथ जुड़ाव महसूस हो और वो कंपनी के साथ बने रहें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी, ईएसओपी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखिए इसका आंसर है ईएसओपी। पहले तो हम आंसर लिख लेते हैं और आंसर हो गया यहां पर सेकंड। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं ईएसओपी है, ये तो समझ गए, इसको ईएसओपी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी क्या होता है? क्यों नहीं है? स्वेट इक्विटी होता है कि आपने इंप्लॉइज को या डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए, किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उन्होंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की उसके लिए। तो ये तो नॉलेज नहीं शेयर करी। यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर भी दिया हुआ है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है कि जब कंपनी को इस बात का पूरा विश्वास होता है कि हम अपने शेयर को सब्सक्राइब करवा लेंगे बिना पब्लिक सब्सक्रिप्शन के, यानी कि प्रोमोटर्स को दे देंगे शेयर, या अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को दे देंगे, या अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर होल्डर को दे देंगे, या एलआईसी, यूटीआई इनके थ्रू। तो ये ऐसा भी नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। लास्ट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें तो पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं, तो पब्लिक को तो करे नहीं है। तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन था, ईएसओपी। तो अगर क्वेश्चन आपको बदल के पूछा जाए तो ये आंसर भी आपको पता चल जाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट अ कंपनी कैन अलाउ ऑन री इशू ऑफ इट्स शेयर्स एज। जब कंपनी री इशू करने का मतलब है कि पहले फॉरफिट किए होंगे फिर रीइशू के होंगे। तो देखिए यहां पर यह बात समझने वाली है कि जो ये डिस्काउंट वर्ड लिखा है, डिस्काउंट वो नहीं है जो आप जब ओरिजिनल शेयर को पहली बार इशू करते देते हैं, वो तो प्रोहिबिट है। आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते, आप पार पर या प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगे। तो जो ये डिस्काउंट है ये है री इशू पर। तो री इशू पर आप कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं? इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट टू एनी अमाउंट 40% ऑफ द इशू प्राइस या नन ऑफ दिस, यानी कि जितना पैसा आपने फॉरफिट किया शेयर का उतने के बराबर, या फिर जितना आपकी मर्जी, या फिर 40% ऑफ इशू प्राइस, या नन ऑफ दिस की। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो देखिए पहले तो इसका आंसर तो हम बता दें आपको, यह है इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट, यानी कि जितना आपने फॉरफिट किया। आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि शेयर 20 रुपीज़ का है, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू ₹20। अच्छा, फॉरफिट हो गया, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹14। 14 रुपये शेयर होल्डर ने दिए, यानी कि एक एप्लीकेशन नहीं दी होगी 6 रुपये की या कुछ, है ना, बाकी 14 रुपये शेयर होल्डर ने नहीं दिए। तो कितना पैसा दिया शेयर होल्डर ने? 6 रुपये। 20 का शेयर है, 14 रुपये नहीं दिए, तो कितना दिया? 6 रुपये। तो जो ये 6 रुपये दिए हैं, इतना ही आप डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं जब शेयर को रीइशू करेंगे पर शेयर। यानी कि इस 20 रुपये के शेयर को आप इशू करेंगे तो आपको 14 रुपये जरूर लेने पड़ेंगे, 6 रुपये से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट होता है। जितना पैसा आपने पर शेयर का जब्त किया हुआ है, फॉरफिट किया, उतना ही डिस्काउंट आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड ने एसेट परचेज करी 6 लाख रुपए की वाई लिमिटेड से, बदले में उसको 100 रुपये का एक शेयर 20% प्रीमियम पर दे दिया एज ए परचेज कंसिडरेशन। कहा कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको शेयर देंगे और शेयर हमारा 100 रुपये का 20% प्रीमियम पे मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितने शेयर इशू करके अपनी परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करेगी?
तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई इसमें आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा आंसर है। आंसर वैसे है 6000 शेयर, 5000 शेयर, 7500 शेयर या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या है हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। देखिए शेयर 100 रुपए का है, आप 20% प्रीमियम लेकर के इशू करेंगे, तो 20% 100 रुपए का हो गया 20 रुपए, तो 100 + 20 120, यानी कि इशू प्राइस ऑफ शेयर हो गया 120 रुपए। यानी कि जब आप एक शेयर को इशू करेंगे तो वो आपकी 120 रुपीज की लाइबिलिटी को पेमेंट कर देगा। आपकी लाइबिलिटी कितनी है 6 लाख रुपीज, और आपका एक शेयर 120 रुपए चुका पाएगा, तो अब 120 से डिवाइड कर लें इसको, तो ये आ गया 5000 शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाला आंसर। तो आंसर 2 यानी कि 5000 शेयर। तो आपको 5000 शेयर इशू करने हैं, एक शेयर 120 रुपये चुक आएगा तो 6000 रुपये आपके चुक जाएंगे, 6 लाख रुपये चुक जाएंगे आपके। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हुआ। देखिए बच्चों इस तरह से एमसीक्यू में देखिए आपको एक बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हम आपके लिए शेयर्स में थ्योरी का भी पूरा फ्रेमवर्क डाल देंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जाकर के बोलिए कि आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ 20 ईच इशूड टू ए ऑन विच ही पेड 4 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट बट फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। देखिए अल्फा लिमिटेड ने 1500 शेयर 20 रुपए का एक इशू किया ए को, जिस पर ए ने 4 रुपया एप्लीकेशन का 5 रुपये अलॉटमेंट का, यानी कि 9 रुपये पेमेंट कर दिए, बट फेल टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल बताई नहीं कितनी है, फाइनल कॉल 6 है, तो 9 रुपये पे कर दिया, 6 रुपये की फाइनल कॉल कंपनी ने वॉज नॉट पेड मांगी, तो 9 और 6 15, यानी कि सिंपल हो गया फर्स्ट कॉल 5 रुपये की है, 20 रुपये का शेयर है ना, तो 15 घटा देंगे 5 आ जाएगा। 1000 ऑफ दीज शेयर्स वर फॉर रीशूड टू एक्स एट 12 एज ₹14 पेड। अब ये 1500 में से 1000 कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं एक्स को, कैसे एट ₹12। एट ₹12 का मतलब है कि इतना पैसा एक्स से लिया, एज ₹14 पेड का मतलब है कि और मान लिया कि 14 रुपये उसने हमें दे दिए, तो कंपनी ने जो हमने कहा था डिस्काउंट अलाउ करते हैं इशू पर, वो डिस्काउंट 2 रुपये रखा है यहाँ पर। देखो फॉरफिट तो ज़्यादा किया 9 रुपये के, लेकिन 2 ही रुपये रखा। तो आपसे पूछा गया कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्वेज, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 9000 रुपया, 7000 रुपया, 10,500 रुपया, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए कितने शेयर, देखिए कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयर का पैसा जाता है जो शेयर री इशू हो जाता है। तो री इशू कितने शेयर किए हमने यहाँ पर 1000 शेयर हमने री इशू किए। री इशू पर हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हमने पर शेयर कितना फॉरफिट किया है 4 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, यानी कि 9 रुपीज। हमने डिस्काउंट कितना दिया 14 का क्रेडिट दिया 12 रुपये लेकर के 2 रुपये का, तो 9 में से 2 गया 7 रुपया बच गया, तो यानी कि 7 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हुआ में, तो 7000 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में बेच सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला ₹7,000, आंसर सेकंड। तो ये आपका 4 क्वेश्चन का एक सेट हो गया। इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद हम दूसरा सेट आपको 4 क्वेश्चन का अभी कराते हैं। तो देखिए दूसरे सेट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ के जो 4 क्वेश्चन हैं इनको देखिए आप, 5 क्वेश्चन है सेट में। इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद। जब कंपनी शेयर कैपिटल को फॉरफिट करती है तो उस समय क्या अमाउंट डेबिट करते हैं कैपिटल में, कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट करेगी, यानी कि पेड अप वैल्यू से डेबिट करेगी, अनपेड अमाउंट से करेगी, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, या फिर नन ऑफ दिस। तो उस समय कंपनी करेगी कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, यानी कि जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया हुआ है शेयर का। मान लीजिए कि शेयर 10 रुपये का है, कंपनी ने 8 रुपये कॉल किया, ये नहीं किया, तो ये तो हो गया फेस वैल्यू, ये हो गई कॉल्ड अप वैल्यू। अब इसमें शेयर होल्डर ने 6 रुपये दे दिए, 2 नहीं दिए, तो न इससे करना ना इससे, डेबिट इससे होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगी कॉल्ड अप अमाउंट से। तो हमेशा आपको कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करना होगा फॉरफीचर्स में। तो आंसर आपका हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू बी पेड एज गिवन बिलो। एक कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपये का एक इशू किया, पेमेंट की डेट्स दे रखी हैं 1 जनवरी 2015 एप्लीकेशन 3, 12 मार्च 2015 अलॉटमेंट 2, 15 मई फर्स्ट कॉल 3, 20 अगस्त फाइनल कॉल 2। पूछा है कि ऑन विच डेट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, किस डेट पर इन चारों में से कंपनी एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में भेजेगी। क्या वो डेट 1 जनवरी होगी, या फिर फर्स्ट यानी कि एप्लीकेशन जिस दिन रिसीव हुई है, या उससे 15 दिन बाद 15 जनवरी होगी, या फिर ये 12 मार्च जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू वो होगी, या उसके भी 15 दिन बाद 27 मार्च होगी।
तो देखिए आपको आंसर बताते हैं, पहले आंसर है 12 मार्च 2015। तो ये हम लिखते हैं आंसर इज पार्ट 3। देखिए ऐसा होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस समय शेयर होल्डर हमारे मेंबर नहीं होते हैं, तो हम नॉन मेंबर से तो ड्यू नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर जो पैसा होगा ना एप्लीकेशन का कैपिटल में, वो उस दिन होगा जिस दिन आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। आप 1 जनवरी को आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में उस दिन ट्रांसफर करेंगे जिस दिन आप ये सर्टेन हो जाएगा, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि हमने इन लोगों को शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो जिस दिन अलॉट करोगे उसी दिन तय होगा, तो आप उस दिन अलॉटमेंट का भी पैसा मांगोगे और उसको भी ड्यू कर लोगे, उसको भी ट्रांसफर कर दोगे एप्लीकेशन को। तो 12 मार्च को आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और 12 मार्च को अलॉटमेंट को ड्यू भी करेंगे। तो जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है उसी दिन एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल में। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये चीज़ दी जाती है तो आप इसको रिसीव कर लेना, फिर यहाँ पर आप इसको ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन को और यहीं पर ड्यू करना है इसे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में इनमें से क्या चीज़ गलत है। पहले रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर के ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करती है। नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती अपनी सिक्योरिटीज में। मस्ट ऐड वर्ड लिमिटेड विद इट्स नेम, अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाती है, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं है। तो देखिए आंसर पहले आपको बता दें, आंसर है मस्ट ऐड लिमिटेड वर्ड विद इट्स नेम, यानी कि ये इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, व्हाट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है कि मस्ट ऐड लिमिटेड वर्ड विद इट्स नेम, अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाएगी, ये गलत है। देख लीजिए पहले हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, केवल लिमिटेड नहीं। केवल लिमिटेड वर्ड यूज करती है पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनी लगाती है अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये गलत है, बाकी तो सही है। रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर अपने पब्लिक ट्रांसफर करने के लिए, शेयर ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्ट करती है। उसके अलावा इनवाइट भी नहीं करती पब्लिक को, और उसके अलावा नन तो खैर ही नहीं, यही आंसर है। यानी कि लास्ट वर्ड लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। तो आंसर इसका हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा देखिए अब फोर्थ है कि इफ अ कंपनी फेल्स टू पे डिविडेंड फॉर लास्ट 2 years, in third year it paid dividend for both previous year and current year, which type of preference shares are issued by it। यानी कि कंपनी पिछले 2 साल डिविडेंड नहीं दे पाई, तीसरे साल में कंपनी ने अपने पिछले दोनों साल का एरियर डिविडेंड प्लस करंट ईयर का डिविडेंड दे दिया। तो कंपनी ने किस टाइप के डिबेंचर इशू किए हैं, पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल या कन्वर्टिबल। आंसर आएगा क्यूमुलेटिव। देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आप प्लस करते जाएं, जोड़ते चले जाएं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि जब आप इस साल डिविडेंड नहीं दे पाएंगे तो अगले साल आपको दोनों साल का देना पड़ेगा, 2 साल नहीं दे पाए तो तीसरे साल आपको 3 साल का देना पड़ेगा, ये होता है क्यूमुलेटिव। तो यही आंसर है। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है कि एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिल गया, इक्विटी वालों को मिल गया, उसके बाद जो सरप्लस बच गया उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। तो ऐसा तो कुछ इसमें बोला नहीं है। रिडीमेबल होता है कि कंपनी कुछ समय के बाद अपने डिवेंचर को रिडीम कर लेगी, वापस ले लेगी, तो ऐसा भी इसमें नहीं बोला गया है। कन्वर्टिबल होता है कि कंपनी कुछ टाइम के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को किसी और फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने का राइट देगी, तो वो भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था ये, ठीक है। तो आंसर 2 सेकेंड पार्ट। अंडर सेक्शन 68(1) सोर्सेज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स आर। 68(1) सेक्शन के हिसाब से कंपनी जो शेयर बायबैक करती है उसके लिए सोर्सेज क्या होते हैं। फ्री रिजर्व्स, यानी कि कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व पड़ा है, अगर कंपनी उसे यूज नहीं करेगी तो डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को उससे, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, या प्रोसीड ऑफ शेयर्स, या फिर ऑल। तो देखिए आंसर इसका है ऑल, यानी कि ये सभी कंपनी यूज, इन सारे सोर्सेज को कंपनी यूज कर सकती है। ये सभी सोर्सेज हैं जो बायबैक ऑफ शेयर के काम में आते हैं। तो कंपनी फ्री रिजर्व को भी यूज कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर सकती है, प्रोसीड ऑफ शेयर को भी कर सकती है। इनमें से किसी एक से या तीनों से ही पैसा लेकर के शेयर को बायबैक किया जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 4। तो ये देखिए बच्चों, एक और सेट हमने आपके लिए इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यू का कर दिया। इसी तरह से हम आपके लिए और भी अभी 1-2 वीडियोस लाएंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद आप सर्टेन हो जाइएगा कि आप शेयर का चैप्टर बड़े आसानी से आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।